गुड मॉर्निंग। तो अब क्लाइमेटोलॉजी में हम लोग इंसोलेशन पढ़ेंगे और इंसोलेशन का क्या इम्पैक्ट होता है ये सब चीज़ें जानेंगे। तो इंसोलेशन बेसिकली हमने बताया था कि इनकमिंग सोलर रेडिएशंस होती हैं। तो जो सूर्य है, हम उससे जो रेडिएशंस निकलते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। उसके पहले अगर आप चाहें तो मैं ये बता सकता हूं कि वी ऑल आर फैमिलियर विद द टर्म हीट, वी आर ऑल्सो फैमिलियर विद द टेम्परेचर। टेम्परेचर हम लोग एक ऐसा माप है जो बताता है कि हाउ हॉट ए थिंग इज। तो हम बोलते हैं कि इसका टेम्परेचर हाई है या इसका टेम्परेचर लो है। जब हम हीट की बात करते हैं तो हीट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर। तो अब ये हीट जो है दैट इज द एनर्जी बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर। अब ये हीट का ट्रांसफॉर्मेशन एक जगह से दूसरे जगह पे किस तरीके से होता है ये हम लोगों को पता है। कैसे होता है हीट का ट्रांसफॉर्मेशन? कंडक्शन के द्वारा होता है। हीट का ट्रांसफॉर्मेशन कन्वेक्शन के द्वारा होता है। हीट का ट्रांसफॉर्मेशन रेडिएशन के द्वारा होता है। और ये हम सब लोगों को पता है। जो कंडक्शन है, पार्टिकल टू पार्टिकल मूवमेंट के द्वारा हीट ट्रांसफॉर्म होती है। इसीलिए कुकर का हैंडल वुडन होता है, क्योंकि उसका बेस गर्म होता है तो मेटेलिक है तो हैंडल भी गर्म हो जाता है, तो हैंडल वुडन का होता है। कन्वेक्शन में ये होता है कि वर्टिकल मूवमेंट होता है, ऊपर की गर्म चीज नीचे आती है, नीचे की गर्म चीज ऊपर जाती है, और ऊपर की जब चीजें ठंडी हो जाती हैं तो भारी होती हैं वो नीचे आती हैं। इस तरीके से मूवमेंट होता है। जो हम पानी रखते हैं किसी बीकर में या केटली में चाय बनाने के लिए, वो जो मूवमेंट होता है दैट इज कन्वेक्शन। रेडिएशन जो होता है, रेडिएशन में ये होता है कि एक जगह से दूसरी जगह हीट का ट्रांसफॉर्मेशन होता है विदाउट अफेक्टिंग द मीडियम। सूर्य से जो हमको ऊर्जा प्राप्त होती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सूर्य से कैसे ऊर्जा प्राप्त होती है। तो सूर्य से हमको जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसको हम लोग बोलते हैं कौन किस प्रोसेस से होती है? रेडिएशन के द्वारा होती है, विकिरण के द्वारा होती है। अब ये जो सूर्य से हमको विकिरण के द्वारा ऊर्जा प्राप्त हो रही है, जो दिन में लाइट आई थी, ये क्या थी? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन था। सूर्य से निकलने वाली रेडिएशंस को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोलते हैं। इसका मतलब यह है कि जो सूर्य से निकलने वाला रेडिएशन है, इट हैज द प्रॉपर्टी ऑफ बोथ इलेक्ट्रिकल एज वेल एज मैग्नेटिक। मतलब उसके अंदर चुंबकीय वाले गुण भी हैं और उसके अंदर एक इलेक्ट्रिकल बिजली वाले भी गुण हैं, और दोनों इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक एक दूसरे के परपेंडिकुलर वाइब्रेट करती हैं, परपेंडिकुलर प्रोपेगेट करती हैं। अब अगर हम इसकी बात करें कि कितनी इसमें एनर्जी होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में कौन कौन से वेवलेंथ पाए जाते हैं, तो वेरिंग फ्रॉम वेरी स्मॉल टू वेरी लार्ज वेवलेंथ इसमें मिलती हैं। एज स्मॉल एज एक्स रेज एंड एज लॉन्ग एज रेडियो वेव्स। इस तरीके की तरंगें मिलती हैं इसमें। एक्स रेज बहुत छोटी हो गई और रेडियो वेव्स बहुत ही बड़ी तरंगें हो गई। एक्स रेज से भी छोटी गामा रेज होती हैं और रेडियो से छोटी माइक्रोवेव्स होती हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि गामा रेज, एक्स रेज, माइक्रो, रेडियो, और फिर यहां पे क्या चीजें होती हैं? इंफ्रारेड, फिर विजिबल, एंड फिर छोटे से चल रहे हैं, और फिर यहां पे अल्ट्रावायलेट। तो अल्ट्रावायलेट, विजिबल एंड द इंफ्रारेड। अल्ट्रावायलेट हम लोग को पता है, विजुअल पता है, वेनिया, पिनाला या विब्ग्योर। इंफ्रारेड भी पता है। लॉन्गेस्ट रेडियो हो गई, स्मॉलेस्ट हम एक्स रेज आ गए, या एक्स रेज से भी हम छोटी ले सकते हैं, वो हम गामा रेज ले सकते हैं। अब ये जो यूवी विजुअल हम लोग को पता है 0.4 to 0.7 माइक्रोन के बीच में होती है। ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज दीज आर द वेवलेंथ्स इन व्हिच रिमोट सेंसिंग कैन वर्क। अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है, ये सूर्य से जो निकल रही है और जो पृथ्वी की सतह पर आ रही है, हम यही आप लोगों को बताएंगे कि क्या क्या हैं इस रेडिएशंस के प्रिंसिपल, क्या क्या हैं स्कैटरिंग के प्रिंसिपल, और क्या क्या हैं रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल। तो अब आप अगर ये जो रेडिएशन है, जो रेडिएशन निकल रहा है, इस रेडिएशन को सबसे पहले प्लैंक्स ने इसकी पढ़ाई की थी, और प्लैंक्स ने ये बताया था कि जो भी क्वांटम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, वो
किस तरीके से मूव करता है, और जो मूव करता है उसको हम लोग फोटॉन बोलते हैं। तो जो रेडिएशन में एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह जो बंडल मूव कर रहा है, जो एनर्जी के पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, उनको हम लोग फोटॉन बोलते हैं। एंड इट वाज फर्स्ट टाइम प्रपोज्ड बाय प्लैंक्स, और प्लैंक ने ये कहा था कि E इक्वल टू एच न्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला दिया था प्लैंक्स ने, E इक्वल टू एच न्यू का। और ब्लैक बॉडी रेडिएशन का एक प्रिंसिपल दिया गया था, ब्लैक बॉडी रेडिएशन का। और ब्लैक बॉडी के रेडिएशन प्रिंसिपल में यह कहा गया था कि ऑल द ऑब्जेक्ट्स above absolute 0 डिग्री टेम्परेचर दे रेडिएट एनर्जी। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, प्लैंक्स लॉ E इक्वल टू एच न्यू एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन लॉ, इसमें क्या कहा गया कि ऑल द ऑब्जेक्ट्स, कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो एब्सोल्यूट 0 डिग्री से ऊपर हो और उसके अंदर से विकिरण ना हो उष्मा का। और इसीलिए जो रिमोट कंट्रोल होता है ये इंफ्रारेड रेडिएशंस पे काम करता है। आप लोगों ने देखा होगा कि एक रूम में एक आदमी रहता है तो उतनी गर्मी नहीं होती है, लेकिन उसी रूम में जब 50 लोग आ जाते हैं तो गर्मी लगने लगती है, या बहुत ज्यादा सामान रख देते हैं तो भी गर्मी लगने लगती है, बिकॉज ऑल द ऑब्जेक्ट्स अबव एब्सोल्यूट 0 डिग्री टेम्परेचर दे रेडिएट्स एनर्जी। अब ये दो बहुत और इंपॉर्टेंट लॉ हैं। एक का नाम है वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, और दूसरे का नाम है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। जो वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ है, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ में लैम्डा जो होता है, जो वेवलेंथ होती है, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। इसका मतलब कि जिस वस्तु का टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा उससे उतनी छोटी तरंगदैर्घ्य की विकिरण निकलेंगी, और जिसका टेम्परेचर जितना कम होगा उससे उतनी लंबी तरंगदैर्घ्य की विकिरण निकलेंगी। ये एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। टेम्परेचर हाई तो वेवलेंथ लो, एंड इफ टेम्परेचर इज लो देन वेवलेंथ इज हाई। सूर्य का टेम्परेचर बहुत हाई है, उससे छोटी तरंगदैर्घ्य की विकिरण ज्यादा निकलेगी। पृथ्वी का टेम्परेचर बहुत कम है, इससे लंबी तरंगदैर्घ्य की विकिरण ज्यादा निकलेगी। और ये मैंने आप लोगों को बताया था कि जब टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होता है अपने दूसरे तीसरे टॉपिक में, जिसे हमने कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर बताया था और जिसमें हमने ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में बताया था, यह बताया था कि जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होता है, पृथ्वी का तापक्रम कम है, इसलिए इससे लंबी तरंगदैर्घ्य की किरणें निकलती हैं। आज वो नियम मैं आपको बता रहा हूं, दैट इज बिकॉज ऑफ द वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, हमेशा जानना है हम लोगों को, हर जगह ये चीज काम आएगी। जो दूसरा है वो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ ये कहता है कि द टोटल रेडिएशन इमिटेड बाय ए ब्लैक बॉडी हैविंग अ पर्टिकुलर टेम्परेचर over the entire electromagnetic range is given by Stephen Boltzmann law, W is equal to sigma T to the power 4। इसका मतलब कि जो टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर अगर हाई है तो आप देख लीजिए विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ में जो उसकी एनर्जी होगी वो बहुत ज्यादा हो जाएगी, फोर्स पावर में ये रिफ्लेक्ट करती है। और ये भी इस बात को बताती है कि ऑल द ऑब्जेक्ट्स अबव एब्सोल्यूट 0 डिग्री टेम्परेचर दे रेडिएट एनर्जी। तो हमने ये चार चीजें बताई, प्लैंक्स लॉ इज इक्वल टू एच न्यू। दूसरा मैंने बताया लॉ ऑफ रेडिएशन कि ऑल द ऑब्जेक्ट्स अबव एब्सोल्यूट 0 डिग्री टेम्परेचर दे रेडिएट्स एनर्जी। तीसरा बताया विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ, और चौथा बताया स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। ये तो रेडिएशन के हमने आप लोगों को प्रिंसिपल्स बताए। रेडिएशन जिसके कारण कि सूर्य से हमको ऊर्जा मिल रही है। अब होता क्या है कि ये जो रेडिएशन आ रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, ये मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, सम पार्ट ऑफ द दिस रेडिएशन विल बी एब्जॉर्ब बाय इट, एब्जॉर्ब हो गया। some part will be reflected by it, reflected हो गया। some part will be scattered like it, scattering हो गई। एब्जॉर्प्शन में हम लोग को एक प्रिंसिपल पता है,
एंड दैट इज द किरचॉफ्स प्रिंसिपल, कि जो किरचॉफ्स प्रिंसिपल्स ऑफ ब्लैक बॉडी, कि जो ब्लैक बॉडी होगी, ये किरचॉफ्स लॉ है, दैट विल एब्जॉर्ब ईच एंड एवरी रेडिएशन, nothing will be reflected by black body. So this is the law of absorption, that according to the Kirchhoff's, the black body, they completely absorbs each and every radiations without any reflection. ये बहुत इंपॉर्टेंट किरचॉफ्स का प्रिंसिपल है ब्लैक बॉडी का। तो जो भी रेडिएशन आया उसका कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हुआ, एब्जॉर्ब के हमने नियम देख लिए। कुछ स्कैटरिंग हो गई। स्कैटरिंग के नियम क्या हैं? नंबर 1, Rayleigh scattering, second Mie scattering, and third non-selective scattering. ये तीनों स्कैटरिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो रैले स्कैटरिंग है, जो मी स्कैटरिंग है और जो नॉन सेलेक्टिव स्कैटरिंग है। और इन सब के अपने अपने फायदे भी हैं और अपनी अपनी प्रॉपर्टीज भी हैं और अपने अपने तरीके से ये सब वायुमंडल को प्रभावित करते हैं। रैले स्कैटरिंग जो होता है, ये अगर पार्टिकल साइज इज लेस देन दी वेवलेंथ, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर जो पार्टिकल, जो डस्ट पार्टिकल है एटमॉस्फेयर में, अगर उसकी साइज वेवलेंथ जो भी है रेडिएशन की वेवलेंथ उससे कम है, तो आप समझिए कि ये ब्लू कलर को विबग्योर, जो शॉर्ट वेवलेंथ होती हैं उसकी स्कैटरिंग कर देगा, शॉर्ट वेवलेंथ की स्कैटरिंग कर देगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आकाश का रंग हमको नीला दिखाई देने लगेगा। जो आकाश का रंग, स्काई का कलर ब्लू दिखाई देता है, दैट इज बिकॉज ऑफ द रैले स्कैटरिंग। मी स्कैटरिंग में क्या होता है, अगर पार्टिकल का साइज रफली इक्वल हो, जो रेडिएशन की वेवलेंथ है उसके बराबर हो, तो ये मी स्कैटरिंग हो जाती है। और मी स्कैटरिंग भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मी स्कैटरिंग के कारण ही रेनबो होता है, जो इंद्रधनुष बनता है वो इसी के कारण बनता है। नॉन सेलेक्टिव स्कैटरिंग में क्या होता है कि द साइज ऑफ द पार्टिकल थ्रू विच स्कैटरिंग इज टेकिंग प्लेस, वह कण, वह पदार्थ जिससे स्कैटरिंग हो रही है, उसका आकार अगर वेवलेंथ से बड़ा हो तो वो वेवलेंथ उसी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगी। मेरा पॉकेट छोटा है, वेवलेंथ बड़ा है, ये पार्टिकल बड़ा है, वेवलेंथ छोटा है, तो वेवलेंथ समाहित हो गई उसी पार्टिकल में। जो हमें सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के बाद जो हमें आकाश में प्रकाश दिखाई देता है, दैट इज बिकॉज ऑफ द नॉन सेलेक्टिव स्कैटरिंग, जिसको हम लोग ट्विलाइट भी बोलते हैं। तो ये 3 तरीके की स्कैटरिंग हो गई, रैले स्कैटरिंग, मी स्कैटरिंग एंड नॉन सेलेक्टिव स्कैटरिंग। ये स्कैटरिंग हो गया। अब कोई भी रेडिएशन आया, एब्जॉर्प्शन हो गया, परफेक्टली ब्लैक बॉडी, किरचॉफ्स लॉ। स्कैटरिंग हो गई, स्कैटरिंग में रैले स्कैटरिंग, मी स्कैटरिंग, नॉन सेलेक्टिव स्कैटरिंग। रैले स्कैटरिंग से आकाश नीला दिखाई दिया, मी स्कैटरिंग के कारण रेनबो हुआ, नॉन सेलेक्टिव स्कैटरिंग के कारण सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के बाद का प्रकाश दिखाई देता है, जिसको हम लोग ट्विलाइट बोलते हैं। अब कुछ रिफ्लेक्ट भी हो सकता है, तो रिफ्लेक्शन के भी नियम पढ़ लें, जो हम लोगों ने, हमें लगता है कि क्लास 6, 7, 8, 9, 10, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर हर जगह पढ़ा होगा रिफ्लेक्शन के भी डिफरेंट लॉ। तो जो पहला है कि मान लीजिए कि सरफेस बहुत स्मूथ है, जैसे इंसिडेंस हो रहा है उसी तरीके से रिफ्लेक्शन हो रहा है। दिस एंगल इज इक्वल टू दिस, द सरफेस इज स्मूथ। इसको बोलते हैं स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। जो ये एंगल ए रहा उसी पे रिफ्लेक्ट हो गया, इसको स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। रिफ्लेक्शन का सरफेस अगर स्मूथ नहीं है, बहुत रफ है, मान लीजिए ऐसे है, तो जो ये रिफ्लेक्शन हो रहा है वो थोड़ा सा इधर हुआ, थोड़ा सा इधर हुआ, थोड़ा सा इधर हुआ, थोड़ा सा इधर हुआ, कहीं पे मेजर भी हो गया, हल्का सा ज्यादा, डिफरेंट डायरेक्शंस में हुआ इफ द सरफेस इज नॉट स्मूथ। जैसे कोई शीशा टूटा हुआ हो, अगर हम उसमें चेहरे देखते हैं तो 50 चेहरे दिखाई देते हैं। तो इसको बोलते हैं नॉन स्पेकुलर रिफ्लेक्शन।
इसको लैम्बर्ट रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं, लैम्बर्ट रिफ्लेक्शन। और दोनों के बीच में हो तो उसको सेमी स्पेकुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो आज के टॉपिक में हमने ये बताया कि सूर्य से जो भी टेम्परेचर, बिकॉज सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी नॉट ओनली फॉर दिस प्लेनेट अर्थ बट फॉर द होल सोलर सिस्टम। और सूर्य जो है वो एक स्टार है, इट हैज इट्स ओन लाइट। हम लोगों को पता है कि इट हैज हाइड्रोजन, इट हैज हीलियम। द हाइड्रोजन इज कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग इनटू हीलियम एंड वी आर गेटिंग द एनर्जी, जिसको हम लोग न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है और जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो हम लोग को रेडिएशंस के द्वारा प्रकाश के रूप में मिल रही है। तो ये एक इसी पे सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को नोबेल प्राइज मिला था। उन्होंने लिमिट बताई थी कब व्हाइट डॉर्फ होगा, कब वो रेड जायंट होगा, कब वो ब्लैक होल होगा। तो ये सन जो है, सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द होल सोलर सिस्टम, जितने भी ग्रह हैं उनके लिए। इसलिए सूर्य से जो ऊर्जा आ रही है रेडिएशन के द्वारा, हम लोगों ने रेडिएशन को पढ़ा, जो रिफ्लेक्शन हो रहा है रिफ्लेक्शन को पढ़ा, एब्जॉर्प्शन हो रहा है एब्जॉर्प्शन को पढ़ा, स्कैटरिंग हो रही है स्कैटरिंग को पढ़ा। ऑल these कॉन्सेप्ट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में वी विल डिस्कस द insolation and different patterns of humidity and the clouds and the fog, each and everything. Thank you and good luck to all of you.